कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फर्स्ट क्लास। अच्छा, जैसा कि हमने लास्ट क्लासेस में देखा, जब हम फर्स्ट ईयर क्लासेस डिस्कस कर रहे थे, सबसे पहले द लैंग्वेज, द इंग्लिश लैंग्वेज जो हमारा चैप्टर था, हमने सबसे पहली जो डिस्कशन की थी उसमें सिर्फ ओरल डिस्कशन की थी हमने द इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर के हवाले से, जो कि हमारा इंट्रोडक्शन था, वो भी अपलोडेड था। सेकंड नंबर पर हमने रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन की थी, जो कि पार्ट वन था हमारा, ठीक है ना, जिसमें हमने आपको बुक से रीड कराई थी थोड़ी सी और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और रीडिंग के साथ साथ हमने एक्सप्लेनेशन की थी। तो आज हमने उसी लेसन की एक्सप्लेनेशन को मजीद आगे लेके चलना है, और जो तालिब इल्म लास्ट टाइम नहीं हो सके थे उनके लिए भी बेनिफिशियल हो जाएगा। आज हम उसी लेक्चर को प्रॉपर तरीके से, पहले तो हमने सिर्फ बुक से रीडिंग के तौर पे लिया था, अब हमने बकायदा उसकी जो है वो स्लाइड्स आपके लिए बनाई है, ठीक है ना। तो वो इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर हम आपको स्लाइड्स के ऊपर समझा दें ताकि आप बहुत वाज़ेह तौर पर देख सकें और रीडिंग भी करते जाएंगे और उसको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। मैंने बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लिखी है, बस जो मेन मेन पॉइंट्स थे वो मैंने उस पर लिखे हैं, तो वो मैं आपको दिखाता भी हूँ और उसके बाद फिर आप जो है वो स्लाइड्स पर देखते जाएंगे और मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। और अगर फिर भी कोई क्यूरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप बिना झिझक जो है वो कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं जो भी हमारे स्लाइड्स हैं उस पर हम आपको एक्सप्लेनेशन करते हैं, ठीक। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने उसी चैप्टर को प्रॉपर तरीके से थॉरोली जो है वो आपको रीडिंग दिखाते भी जाएंगे, रीड करते भी जाएंगे, एक्सप्लेन भी करते जाएंगे। और वैसे तो हमने तकरीबन फर्स्ट पेज जो था हमारे द इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर का, वो हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया था। हमने आपको बिगनिंग बता दी थी, इब्तिदा बता दी थी। आज तो थोड़ा सा और हल्का सा रिव्यू लेके आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो चलें फर्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हाँ जी, देखें। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम द इंग्लिश लैंग्वेज रीडिंग विद एक्सप्लेनेशन पार्ट टू। पार्ट टू इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन दिया था वर्बली, उसके बाद फिर हमने रीडिंग के साथ एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट आपको इंट्रो दिया था, जिसमें तकरीबन हमने ऑलमोस्ट फर्स्ट पेज पढ़ लिया था। तो आज इंशाल्लाह इसको हम मजीद आगे फर्दर लेके चलते हैं। देखिए जी, फर्स्ट पैरा पेज नंबर 131, और ये बातें हमने पढ़ा दी थी, बस शॉर्टली आपके सामने लिख दिया है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया था कि इंग्लिश इज नॉट द लैंग्वेज दैट हैज ऑलवेज बीन स्पोकन इन द ब्रिटिश आइलैंड। ये हमने इब्तिदा बताया था कि भाई अंग्रेजी जो है वो किसी किस्म की कोई जबान का नाम नहीं है। यानी जो भी लैंग्वेज बोली जाती थी वो बेसिकली डिफरेंट तो होती थी, लेकिन इंग्लिश नाम का कोई कॉन्सेप्ट दुनिया में मौजूद नहीं था। और हमारे फर्स्ट पैरा की फर्स्ट लाइन में भी आप देख सकते हैं पेज नंबर 131 पे कि इंग्लिश इज नॉट द लैंग्वेज। इंग्लिश किसी किस्म की कोई जबान का नाम नहीं, दैट इज ऑलवेज बीन स्पोकन इन द ब्रिटिश आइलैंड। यानी पहले भी और अब भी बरतानिया में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं एटलीस्ट वो इंग्लिश नहीं है। Nor indeed is it the only language that is spoken there today. English was originally a foreign language. देखिए हमने आपको बताया भी था कि ना पहले बरतानिया में जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो इंग्लिश थी, नॉर इंडीड इज इट द ओनली लैंग्वेज दैट इज स्पोकन देयर। आज भी अगर आप इंग्लैंड चले जाएं तो आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस वहां पे बोलने को सुनने को मिलेंगी, लेकिन इंग्लिश उनमें शायद ही बहुत कम मिले आपको। और आगे पैराग्राफ में लिखा हुआ भी है कि इंग्लिश वॉज ओरिजिनली अ फॉरेन लैंग्वेज। हमने आपको पहले बताया था कि अंग्रेजी बेसिकली अंग्रेजों की जबान नहीं है, वो किसी गैर मुल्कियों की जबान है। और ये जबान कैसे यहां तक पहुंची, देखें लिखा हुआ भी है इंपोर्टेड बाय फॉरेन इन्वेडर्स। इसको लाने वाले, इस जबान को लाने वाले कौन थे? गैर मुल्की इन्वेडर्स थे, टू जर्मेनिक ट्राइब्स, जो कि दो जर्मन कबीले थे, हमने कल डिस्कस किया था, लिविंग इन नॉर्दर्न जर्मनी। और आज भी अगर आप उनसे मिलना चाहें तो नॉर्दर्न जर्मनी में वो कबीले आबाद हैं। दे वर कॉल्ड द एंगल्स एंड द सैक्सन। हमने उन दो कबीलों का नाम भी आपको बताया था, जिसमें से एक का नाम था एंगल्स और एक का नाम था सैक्सन। जब इनको ज्वाइन करके पढ़ते हैं हम तो एंग्लो सैक्सन पढ़ा जाता है। एंड दे स्पोक डिफरेंट डायलेक्ट्स ऑफ द सेम लैंग्वेज। और हमने आपको बताया था कि दोनों की लैंग्वेज जो थी वो कह लें कि जर्मन थी, और दोनों का लेकिन डायलेक्ट क्या था वो डिफरेंट था। और इस डायलेक्ट के ऊपर हमने लास्ट क्लास के अंदर बहुत ज्यादा बहस की है, सही है ना। तो हम दोबारा इस मजीद डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हमने आपको बता दिया था। तो जिन लोगों ने नहीं सुना है डायलेक्ट का मतलब, तो वो काइंडली हमारे इस द इंग्लिश लैंग्वेज चैप्टर का फर्स्ट और सेकंड जो हमने इंट्रो दिया हुआ है उसको काइंडली देख लीजिए, सुन लीजिए, तो आपको बहुत वाल समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं।
हाँ जी देखें, ये है नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पैरा हमारा, सेकंड पैरा, पेज नंबर 131। और ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है लास्ट क्लास के अंदर, हल्का सा इंट्रो देके बस आगे बढ़ेंगे। देखिए लिखा हुआ भी है एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश। हमने आपको बताया था असल में जो लैंग्वेज थी वो एंग्लो सैक्सन थी, जबरदस्ती इस जबान को नाम दे दिया गया ओल्ड इंग्लिश का। और ये करने वाले कौन थे? एज हिस्टोरियंस ऑफ द लैंग्वेज प्रिफर टू कॉल इट, यानी जो हिस्टोरियंस थे, जो जबानों के हिस्टोरिकल फैक्ट्स जानने वाले लोग थे, सही ना, उन्होंने इसको नाम दिया एंग्लो सैक्सन या ओल्ड इंग्लिश। यानी असल में ओल्ड इंग्लिश उंगली कुछ नहीं थी, सिंपल एंग्लो सैक्सन थी, क्योंकि जर्मन लैंग्वेज थी। तो ओल्ड इंग्लिश का नाम बिला वजह दिया गया था, जबरदस्ती दिया गया था। कैन यू रिमेन द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम अबाउट AD 450 टू AD 1150। कहा जाता है कि बर्तानिया के अंदर ये जबान जो बोली जाती रही सन 450 AD से लेके सन 1150 AD तक ये जबान बोली जाती रही। और हम आपको बताते हैं, जो हमने पहले भी लास्ट क्लास में पढ़ाया भी था आपको, कि एंग्लो सैक्सन सन 450 से लेके 1150 तक कैसी थी, सही है, वो हम आपको दिखाते हैं और उसका कंपैरिजन कराते हैं हम आज की मॉडर्न इंग्लिश के साथ। तो आप देखें, दो पैराज बनाए हमने। एक पैरा में हमने लिखा हुआ है एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश, और सेकंड दूसरे पैरा में हमने लिखा हुआ है मॉडर्न और स्टैंडर्ड इंग्लिश। तो हम आपको दोनों का कंपैरिजन कराते हैं, हम ऑलरेडी करा चुके हैं, सिर्फ बताने के लिए करा रहे हैं। देखिए एंग्लो सैक्सन जो लैंग्वेज थी वो कैसी थी, लिखा हुआ है THA, था, सही है ना, जिसको आज की मॉडर्न दौर में आप देख सकते हैं दूसरे कॉलम में दे। ऐसे ही पहली कॉलम में आप देख सकते हैं एंग्लो सेक्शन में लिखा हुआ है THE, दा, यानी आज के दौर में हम देखें तो THE, दा तो हमारा आर्टिकल है, लेकिन एंग्लो सेक्शन में दा का मतलब आज की मॉडर्न इंग्लिश में था हु, WHO। इसी तरीके से एंग्लो सेक्शन में एक वर्ड था ने, NE, तो इसका जो आज के दौर में हमारी मॉडर्न इंग्लिश में वर्ड बना दिया गया वो डू नॉट बना दिया गया। ऐसे ही एंग्लो सेक्शन में गैलेफेथ था, उसको बिलीव बना दिया गया। थुर था, वो रिफ्यूज हो चुका है। एगेनी था, उसको थ्रू कहा जाता है। सायर था, उसको देयर कहा जाता है। हाय था, उसको ओन कहा जाता है। स्कोरियत था, उसको चॉइस कहा जाता है। ना थुर गियोयर्ड, इसको आज के दौर में कहा जाता है नॉट थ्रू फेथ। यानी आप खुद देख सकते हैं कितना ज्यादा डिफरेंस था। यानी एंग्लो सैक्सन जबान कहीं से भी आपको इंग्लिश जबान नहीं लगेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली इसे क्या बना दिया गया, इंग्लिश लैंग्वेज बना दिया गया, और मॉडर्न इंग्लिश का भी नाम दिया गया, और एंग्लो सैक्सन या ओल्ड इंग्लिश का भी नाम दिया। हालांकि आप देख सकते हैं कि आज की अंग्रेजी की शक्ल और इस एंग्लो सैक्सन की जो लुक है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लुक तो लुक, इसकी स्पेलिंग, इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसके वर्ड्स बिल्कुल डिफरेंट है, सही है। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके थे। नेक्स्ट पैरा में चलते हैं, जो कि लास्ट में लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा उम्मीद है। द रीजन व्हाई इट इज नॉट स्टिल द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड that there were two more foreign invaders. First, the Northmen or Vikings from the Denmark, and then the Normans from the Normandy in France. यानी बताने का मकसद क्या है, द रीजन वाई, कह रहे हैं ये जो हमने आपको अभी अभी रीजन बताया ना, एंग्लो सैक्सन वाला, ये जो पुरानी टाइप की जो लैंग्वेज थी, कह रहे हैं इट इज नॉट स्टिल द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड। यानी आज भी अगर आप जाकर इंग्लैंड में देख लें तो आपको ये जबान फिर भी नजर नहीं आएगी। इज दैट देयर वर टू मोर फॉरेन इन्वेडर्स। वजह ये, सवाल ये सर क्यों नजर नहीं आएगी, अभी तो आपने बताया कि यही जो है हमारी लैंग्वेज है एंग्लो सैक्सन पुरानी वाली, तो ये जर्मनी सॉरी इंग्लैंड में क्यों नजर नहीं आएगी, उसकी देखिए वजह लिखी हुई है ना आगे। द रीजन व्हाई इट इज नॉट स्टिल द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड इज दैट देयर वर टू मोर फॉरेन इन्वेजन्स। यानी कि सिर्फ एंग्लो सैक्सन ने कार्रवाई नहीं की यहाँ पे, बल्कि इनके बाद इस लैंग्वेज का लैंग्वेज में जो एडिशन किया वो सबसे पहले कौन आए वो सबसे पहले आए थे नॉर्थमैन, जिनको विकिंग्स कहा जाता है, जिनका ताल्लुक डेनमार्क से था। तो जब ये लोग आकर आबाद हुए तो इन्होंने भी उस लैंग्वेज के अंदर अपनी लैंग्वेज को मिक्स कर दिया। उसके बाद देन द नॉर्मन्स फ्रॉम नॉर्मैंडी इन फ्रांस, और कहा जाता है कि बाद में फिर फ्रांस वाले नॉर्मैंडी आकर वहां पर आबाद हुए, जो कि कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, नॉर्मन्स बोलते थे, यानी नॉर्मन्स कहलाते थे, नॉर्मैंडी में रहते थे, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, तो फ्रांस का ये शहर समझ लें आप। तो इन लोगों ने भी, ये भी इन्वेडर्स थे, यानी वहां पर आकर ये काबिज हुए थे, वहां पर रहे थे, और वहां पर अपनी लैंग्वेज को इन्होंने मिक्स कर दिया था, ठीक है ना। इसकी मजीद डिटेल हमने लास्ट क्लास में बताई थी, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। मजीद आगे बढ़ते हैं, यस नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। अब ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, थर्ड पैरा, पेज नंबर 131, यानी पेज नंबर 131 ही चल रहा है। थर्ड पैरा में हम आ गए, लिखा हुआ है पर्टिकुलरली फ्रेंच स्पीकिंग नॉर्मन्स इन 1066, यानी कि पर्टिकुलरली फ्रेंच स्पीकिंग नॉर्मन्स,
यानी वो नॉर्मन्स, वो नॉर्मेंडी वाले, वो फ्रांस वाले जो फ्रेंच बोला करते थे। तो कह रहे हैं इन 1066 यानी 1066 में was to modify old English very considerably, यानी इन फ्रेंच लोगों ने सन 1066 से लेके ऑनवर्ड आगे तक was to modify old English with old English very considerably, यानी बहुत तेजी से फ्रेंच लोगों ने क्या किया, इस एंग्लो सैक्सन को मॉडिफाई किया, सही ना, और एक नए रूप की तरफ लेते हुए चलेगा। एंड टर्न इन द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट 3 सेंचुरीज, और कहा जाता है कि फ्रेंच लोगों ने जो चेंजेस किए वो अगली 3 सदियों तक काफी थे, यानी 3 सदियों तक फ्रेंच लोगों ने अपनी छाप छोड़ी इस जबान के ऊपर इनटू अ कंपाउंड लैंग्वेज विच वी नो एज मिडिल इंग्लिश। आप ही जानते हैं कि फ्रेंच लोग ही थे जिनकी वजह से इस एंग्लो सैक्सन को एक नया नाम दिया गया कंपाउंड लैंग्वेज का। क्योंकि आप ये जानते हैं कंपाउंड लैंग्वेज का मतलब लास्ट में बताया था, क्योंकि इसमें सबसे पहले जर्मन के 2 कबीले शामिल थे, तो जर्मन लैंग्वेज से इब्तिदा हुई थी। फिर इसके बाद यहाँ पर आकर जो है ना विकिंग्स आकर आबाद हो गए थे जो डेनमार्क वाले थे, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज ऐड कर दी थी। फिर मजीद आगे बढ़े तो ये फ्रेंच लोग आ गए, और फ्रेंच में से जो नॉर्मेंडीज थे, जो नॉर्मन्स थे, वो आकर यहाँ पर आबाद हुए, और आकर इन्होंने जो है वो इस लैंग्वेज के अंदर बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन की, और अगली 3 सदियों तक इन्होंने इसके अंदर इंतहा लेवल की मॉडिफिकेशन की, और इतनी मॉडिफिकेशन हो गई कि इस जबान को एंग्लो सैक्सन के बजाय नाम देना पड़ा कंपाउंड लैंग्वेज या मिडिल इंग्लिश का नाम देना पड़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि इतनी जल्दी जल्दी लैंग्वेजेस के अंदर चेंजेस होने से हमारा लिटरेचर बड़ा मुतासिर हो रहा था। तो जब लिटरेचर के ऊपर बात गई तो कहते हैं हाउ एवर द रिटन इंग्लिश ऑफ लिटरेचर, जर्नलिज्म, पब्लिक अफेयर्स एंड कॉमर्स हैज फॉर सेंचुरीज बीन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। तो फैसला ये किया गया कि भाई ठीक है, लैंग्वेजेस में चेंजेस आते रहेंगे, लेकिन लिटरेचर में फिलहाल कोई चेंज नहीं लाया जाएगा। द रिटन इंग्लिश ऑफ लिटरेचर यानी लिटरेचर में लिखी हुई जो लैंग्वेज होगी, जो जर्नलिज्म में लिखी हुई लैंग्वेज होगी, जो पब्लिक अफेयर्स में होगी, जो कॉमर्स में होगी, जो तमाम जगहों पर जो रिटन लैंग्वेज होगी, फॉर सेंचुरीज बीन ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म। तो फैसला किया गया अगली कई सदियों तक इसको यूनिफॉर्म रखा गया जाएगा, चाहे बोलने में चेंजेस आते रहे, लेकिन किताबों के अंदर फौरी चेंजेस नहीं लाए जाएंगे। फिर कहा जा रहा है an Englishman's speech will often tell you where he was born and brought up, but अब आप सवाल ये कर रहे होंगे सर ये इंग्लिश मैन स्पीच कहां से आ गई बीच में। देखिए यहां उन्होंने एक मिसाल दी है, बर्तानिया में रहने वालों की मिसाल दी, क्योंकि हमने आपको बताया ना कि बर्तानिया में ना तो पहले एंग्लो सैक्सन बोली जाती थी ना अब बोली जाती है और इंग्लिश तो बिल्कुल ही नहीं मानते वो लोग। तो ये इंग्लिश मैन स्पीच का मतलब क्या है, ये मतलब यह है कि जो बर्तानिया के लोग थे, सही है ना, चूंकि वो बहुत सारी तरह की लैंग्वेजेस बोलते थे, बर्तानिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस थी। अभी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर वो दिखाएंगे वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस थी जो बर्तानिया में बोली जाती थी। और बर्तानिया वो मुल्क है जिन्होंने कभी भी अंग्रेजी को एक्सेप्ट नहीं करा और ना ही अंग्रेजी को इन्होंने प्रोवोक किया, यानी ना उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। और यूं समझ लें कि बर्तानिया में आज भी जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जिसको हम अमेरिकन लैंग्वेज कहते हैं, इसकी कोई औकात नहीं। तो कह रहे हैं कि उस दौर में भी क्या होता था कि जो इंग्लिश मैन्स की जो स्पीच होती थी, यानी जब भी आपने किसी को पहचानना हो कि ये बंदा कहां रहता है, कहां पला बड़ा है, किस इलाके से बिलोंग करता है, तो कह रहे इंग्लिश मैन स्पीच विल ऑफन टेल यू वेयर ही वाज बोर्न। जब कोई इंसान गुफ्तगू करता था, बोलता था, तो उसकी बातों से अंदाजा लगाया जाता था कि ये बंदा वेयर ही वाज बोर्न, कहां ये पैदा हुआ है, एंड ब्रॉट अप, कहां ये पला बड़ा है। बट ही इज वेल एजुकेटेड, बट इफ ही इज वेल एजुकेटेड हिज राइटिंग रियली वेल। तो कहा जा रहा है लेकिन बहुत सारे लोग बहुत पढ़े लिखे होते थे, अपने आप को बहुत मॉडिफाई कर लेते थे, तो कह रहे फिर भी उनकी पकड़ाई हो जाती थी। कैसे? हिज राइटिंग रियली वेल, उनकी राइटिंग से अंदाजा हो जाता था, उनके लिखने के अंदाज से पता चल जाता था कि ये कहां के रहने वाले और किस जबान को फॉलो करने वाले। फिर कहते हैं ऑल द इंग्लिश इन दिस बुक इज इन व्हाट मे बी कॉल्ड स्टैंडर्ड इंग्लिश। और आज आपके सामने जो इंग्लिश बनाकर पेश कर दी गई है, इसको फाइनली किस इंग्लिश का नाम दिया गया था? स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश का नाम दिया गया था, या स्टैंडर्ड इंग्लिश का नाम दिया गया था, विच इज फ्री फ्रॉम लोकल पिक्यूलियरिटीज। स्टैंडर्ड इंग्लिश डिसेंड्स फ्रॉम अ डायलेक्ट। और फिर वही बात कि पहली बात तो ये जो आज के दौर में इंग्लिश बनी है, विच इज फ्री फ्रॉम लोकल पिक्यूलियरिटीज, यानी कि किसी भी किस्म की आम किस्म की कंफ्यूजन से और इंटरप्शन से ये जबान इन्होंने बिल्कुल अलग रखी है। आप देखें ना, इंग्लिश के अंदर मुद्दतें हो गई, विकैबुलरी तो बढ़ रही है, लफ्ज तो नए नए आ रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, ग्रामर वही है,
वर्डिंग वही है, ही शी इट वही है, दे देम देयर वही है, टेंस वही है, सब कुछ वही है, सही है ना। तो इन्होंने क्या कहा कि विच इज फ्री फ्रॉम लोकल पिक्युलैरिटीज, यानी आम तौर पर अब इसके अंदर मजीद चेंजेस नहीं किए जा रहे, इसको स्टैंडर्ड इंग्लिश बना दी गई है कि भाई जब तक दुनिया कायम है इंग्लिश का यही स्टैंडर्ड रहेगा। और फिर लिखा हुआ है स्टैंडर्ड इंग्लिश डिसेंड्स फ्रॉम अ डायलेक्ट। तो आप ये ना समझे कि स्टैंडर्ड इंग्लिश का नाम दे दिया हमने तो ये कोई नई जबान क्रिएट हो गई, नहीं है, ये वही पुराना दकियानूसी कॉन्सेप्ट, वही एंग्लो सैक्सन ही है, ये सही ना, ये वही डेनमार्क की ही जबान है, ये वही फ्रेंच लोगों की जबान है, लेकिन स्टैंडर्ड इंग्लिश बना कैसे दी गई, डिसेंड्स फ्रॉम अ डायलेक्ट, यानी लोगों के डिफरेंट डायलेक्ट मिला मिला के, तर्ज मिला मिला के, तरीके मिला मिला के, वे ऑफ स्पीकिंग मिला मिला कर क्या कर दिया गया, एक बिल्कुल अलग सा कॉन्सेप्ट दे दिया गया, एक अलग सा लुक दे दिया गया और इसको नाम दे दिया गया स्टैंडर्ड इंग्लिश का। चलिए जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और देखें नेक्स्ट स्लाइड जो है वो कौन सा पेज है हमारा, पेज नंबर 132 है, यानी नेक्स्ट पेज पर आ गए हम, फर्स्ट पैरा है। और अब हम फर्स्ट पैरा में, ये बिल्कुल न्यू पैरा है, ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया आप लोगों से, ना पिछली किसी क्लास में डिस्कस किया, आज हम फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं। तो कह रहे हैं बाय द मिडिल ऑफ द 15th century English had developed so far towards the language we know today that it can be classified as modern English, यानी कि आज जिस जबान को हम मॉडिफाई करके मॉडर्न इंग्लिश क्लासिफाई कर रहे हैं, तो कह रहे हैं ये इसका फाइनल लुक कब आया, फाइनल टच इसको कब दिया गया, तो कह रहे हैं बाय द मिडिल ऑफ द 15th century, यानी 15वीं सदी के बिल्कुल मिड में इंग्लिश हैड डेवलप्ड सो फार, यानी अंग्रेजी में बे इंतहा लेवल की डेवलपमेंट हुई, और इस कदर डेवलपमेंट हुई सो फार टुवर्ड्स द लैंग्वेज, और इतनी डेवलपमेंट हुई कि डेवलपमेंट हो होकर ये जो लैंग्वेज बनी, और वो लैंग्वेज कौन सी बनी, वी नो टुडे दैट इट कैन बी क्लासिफाइड एज मॉडर्न इंग्लिश, यानी इसको इतना चेंज किया गया कि आज के दौर में हमने इसको क्लासिफिकेशन में क्या नाम दे दिया, हमने कहा भाई ये जो है मॉडर्न इंग्लिश है, और ये बिल्कुल मॉडिफाई हो चुकी है, और इसके अंदर मजीद मॉडिफिकेशन नहीं होगी, हाँ एडिशन होगा, मॉडिफिकेशन नहीं होगी, जो ही कह दिया वो ही रहेगा, जो शी कह दिया वो शी रहेगा, जो दे कह दिया वो दे रहेगा, जिसे प्रेजेंट कह दिया वो प्रेजेंट रहेगा, वो पास जो है पास रहेगा, फ्यूचर फ्यूचर रहेगा, मींस कि अब उसको स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया, तो एडिशन तो होगा, मॉडिफिकेशन नहीं होगी, सही ना, चीजें तो बढ़ेंगी, विकेबलरी तो बढ़ेगी, लेकिन चीजों का लुक चेंज नहीं होगा, चीजों की प्रोनाउंसिएशन चेंज नहीं होगी, सही है। अच्छा मूव करते हैं आगे मजीद सेकंड पैरा की तरफ, पेज नंबर 132 ही है, अब सेकंड पैरा डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने, होपफुली आपको नजर आ रहा होगा क्लियर। कह रहे इट वाज नेचुरल दैट द इंग्लिश ऑफ लंदन शुड बिकम द स्टैंडर्ड मॉडल फॉर द होल कंट्री। अब आप देखें ये वाली बात बड़ी गौर करने की है, कह रहे हैं इट वाज नेचुरल, ये बात बिल्कुल नेचुरल थी, बिल्कुल क्लियर थी कि दैट द इंग्लिश ऑफ लंदन, कि इंग्लिश जो लंदन की समझी जाती है, शुड बिकम द स्टैंडर्ड मॉडल फॉर द होल कंट्री, यानी उस दौर के लोगों ने कोशिश करी कि इस जबान को जिसे इंग्लिश कहा जा रहा था, इसे लंदन के अंदर एम्फेसिस किया जाए, इसको लंदन में जो है ना इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि क्योंकि आप जानते हैं उस दौर में अमेरिका वगैरह तो था नहीं, तो सबसे बड़ी रियासत जो थी वो कौन सी थी, वो ब्रिटेन थी, ब्रिटिश एम्पायर हुआ करता था, और तकरीबन आधी दुनिया पर ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी, और आप तो जानते भी हैं पाकिस्तान में मॉडर्न वर्ल्ड पढ़ चुके हैं आप कि बरसगीर हिंद के ऊपर भी जो है ना ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी, तो ब्रिटिशर्स का दौरे हुकूमत काफी तवील रहा है, जैसे कुछ लोग वो ड्रामा भी देख रहे हैं अल-तुगरल जो है, उसमें भी सल्तनत उस्मानी का बताया गया, उसके बाद भी काफी दूर तक जो है ना वो यूरोपियन एम्पायर जो है वो फैले हुए थे। तो बहरहाल सेंस कह रहे हैं इट वाज नेचुरल दैट द इंग्लिश ऑफ लंदन शुड बिकम द स्टैंडर्ड मॉडल फॉर द होल कंट्री, कोशिश ये की गई कि लंदन को वो मरकज बनाया जाए जहां पर अंग्रेजी का स्टैंडर्ड रखा जाए, क्योंकि वही मेन लंदन था जहां से लैंग्वेज दूर दूर तक फैलाई जा सकती थी और फैल रही थी, क्योंकि उस दौर का मॉडर्न वर्ल्ड जो था वो लंदन ही था। फिर कह रहे इट्स प्रेस्टीज एज अ लिटरेरी डायलेक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द पॉपुलैरिटी ऑफ टू राइटर्स, और फिर कहा जा रहा है इट्स प्रेस्टीज एज अ लिटरेरी डायलेक्ट was established by the popularity of established by the popularity of two writers Chaucer and Gower, यानी कहा जा रहा है कि लंदन के अंदर इस जबान को जिसको हम मॉडर्न इंग्लिश या स्टैंडर्ड इंग्लिश कह रहे थे, इसको कह रहे कि अप्लाई तो कर दिया गया था बरतानिया के अंदर, लेकिन कह रहे हैं इसकी जो प्रेस्टीज थी, इसकी जो अहमियत थी, इस मॉडर्न इंग्लिश की जो अहमियत थी,
इसको प्रोवोक करने वाले, इसको बढ़ावा देने वाले कौन थे? वो दो बड़े मशहूर किस्म के राइटर्स थे, एक का नाम था चौसर और एक का नाम था गोवर्ड। और कह रहे हु स्पोक एंड रोड द इंग्लिश ऑफ लंदन। ये दो वो वाहिद बंदे थे जिन्होंने इस मॉडर्न इंग्लिश को पकड़ा और इन्होंने अपनी तमाम लिटरेरी जो बुक्स थी वो सारी की सारी जिस इंग्लिश में बोली और लिखी वो कौन सी इंग्लिश थी? इंग्लिश ऑफ लंदन थी। लेकिन आपको बता चलूं, लंदन की अपनी कोई इंग्लिश नहीं थी। अभी हम आपको आगे पैराग्राफ में बताएंगे कि लंदन में किस किस किस्म की लैंग्वेजेस बोली जाती थी। ये अंग्रेजी कॉन्सेप्ट तो बहुत बाद में आया था। और आप फिर भी जब अंग्रेजी कॉन्सेप्ट आ गया था लंदन के अंदर, उसके बावजूद भी लंदन के लोग इंग्लिश को प्रीफर नहीं करते थे। इंग्लिश की प्रेस्टीज को बढ़ावा देने वाले कौन थे? वो ये दो राइटर्स थे जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। एक चौसर था और एक गोवर था। इन्होंने कोशिश करी कि इस जबान को प्रोवोक किया जाए, बढ़ावा दिया जाए, और इन्होंने फौरन काम शुरू करा इसके ऊपर। और इन्होंने चौसर ने और गोवर ने, इन दोनों ने अपनी तमाम जो लिटरेरी किताबें थी, जो भी सोनेट्स थी, जो पोइट्री थी, जो भी कुछ था, वो सारा का सारा इन्होंने किस में ट्रांसफॉर्म करना शुरू करा? इंग्लिश ऑफ लंदन, यानी वो इंग्लिश जो जबरदस्ती लंदन में थोपी गई थी और बनाई गई थी। ठीक है जी, चलें, यहां तक उम्मीद क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। देखिए जी, तो ये भी हमारा थर्ड पैरा है, पेज नंबर 132, यानी पेज वही चल रहा है हमारा 132 और थर्ड पैरा है। और इस थर्ड पैरा के अंदर वो जो दो राइटर्स थे, एक चौसर और एक गोवर, तो चौसर का इसमें जिक्र किया गया है क्योंकि चौसर की बड़ी मशहूरी हुई थी। और चौसर की जो किताबें हैं, जैसे आप आगे लेवल पे जाके पढ़ेंगे तो चौसर ने एक सफरनामा दिया था जिसको कहा गया था कैंटरबरी, सॉरी प्रोलोग कहा गया था। प्रोलोग, PROLOGUE, प्रोलॉग कहा गया था। और प्रोलॉग अंग्रेजी में कहते हैं, जैसे ये लिखा हुआ भी देखें आप, यहाँ देख सकते हैं ये वर्ड लिखा हुआ है प्रोलॉग, PROLOGUE। तो प्रोलॉग बेसिकली क्या होता है? सफरनामा है। और इसका ये बड़ा मशहूर सफरनामा है और आज तक ये पढ़ाया जाता है किताबों के अंदर। और इस सफरनामे का नाम था, पूरा जो था, इसका नाम था कैंटरबरी टेल्स। आप देखें लिखा हुआ भी, ये लिखा हुआ है कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी बेसिकली क्या है? कैंटरबरी इंग्लैंड का एक शहर है, सही है ना, और एक इबादत गाह भी है वहां पे क्रिश्चियनिटी के हवाले से, सही है ना। तो कहा जा रहा है कि प्रोलोग इसने लिखा था, एक सफरनामा लिखा था, और कैंटरबरी टेल्स का नाम दिया था। टेल्स कहते हैं कहानियों को, यानी कि बस वो कहानी, वो सफरनामा कुछ ऐसा था कि बहुत सारे लोग, जैसे हम लोग जाते हैं ना हज करने जा रहे होते हैं हम लोग, ऐसे ही जो क्रिश्चियनिटी है, जो क्रिश्चियन मजहब है, वहां पे भी लोग जो है उस दौर में, एज चौसर, अकॉर्डिंग टू चौसर, उस दौर में जो क्रिश्चियन लोग होते थे, जिस तरह हम लोग जो है खाने काबा जाते हैं हज करने के, इस तरीके से क्रिश्चियनिटी जो होती है, जो क्रिश्चियन लोग थे वो जाया करते थे कैंटरबरी, सही है ना। तो इसने एक कैंटरबरी टेल्स लिखी थी, एक सफरनामा लिखा था, और उसमें इसने बहुत सारे लोगों के किरदारों को डिस्कस किया था, सबके व्यूज लिए थे इसने। तो बड़ा जबरदस्त इंटरेस्टिंग है। बहरहाल हमारा टॉपिक ये नहीं है, हम आते हैं इसकी कंट्रीब्यूशन पे कि इसने किस तरह से, चौसर ने ये सारा मामला लिखा। चौसर राइटर है प्रोलॉग का भी, और इंग्लिश को इंग्लिश ऑफ लंदन को प्रोवोक करने वाला भी। तो चौसर के बारे में पढ़ते हैं। चौसर के बारे में लिखते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश राइटर्स ऑफ ऑल टाइम, यानी कहते हैं इस जैसा अंग्रेजी को प्रोवोक करने वाला, बढ़ावा देने वाला, मशहूर करने वाला आज तक कोई नहीं आया। डाइड इन AC 1400, यानी आफ्टर क्रिस्ट, यानी 1400 में इसका इंतकाल हुआ था। और फिर लिखते हैं, द फॉलोइंग लाइन्स टेकन फ्रॉम द प्रोलॉग ऑफ हिज कैंटरबरी टेल्स विल लेट यू सी हाउ फार इंग्लिश हैड डेवलप्ड फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश एंड हाउ नियर टू आवर मॉडर्न लैंग्वेज। यानी आज हम आपको उस अंग्रेजी का लुक दिखाएंगे जो चौसर ने 1400 से पहले, मरने से पहले, जो उसने अपने प्रोलॉग लिखे थे, सही है ना, उस प्रोलॉग के अंदर उसने जो इंग्लिश ऑफ लंदन का जिक्र किया गया था, यानी इसने उस लंदन में उस वक्त की जो इंग्लिश का इस्तेमाल किया था वो इसने अपनी प्रोलॉग के अंदर इस्तेमाल किया था। वो हम आपको दिखाते हैं और आप देखेंगे कि वो जो इंग्लिश ने इस्तेमाल की थी वो इंग्लिश भी आज की इंग्लिश से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो देखें लिखा हुआ भी यहाँ पे कि प्रोलॉग ऑफ हिज कैंटरबरी टेल्स विल लेट यू सी, हम आपको दिखाएंगे अभी कि हाउ फार इंग्लिश हैड डेवलप्ड फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश, यानी कि ओल्ड इंग्लिश की शक्ल क्या थी। असल में ओल्ड इंग्लिश तो मैं मानता ही नहीं, असल में वो थी क्या? एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज। तो बताया जा रहा है कि हाउ फार एंग्लो सैक्सन हैड डेवलप्ड फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश, या कह लें फ्रॉम एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज, एंड हाउ नियर टू आवर मॉडर्न लैंग्वेज,
यानी अब हम आपको अगली स्लाइड के अंदर कंपैरिजन कराएंगे कि कैंटरबरी टेल्स के अंदर जो चौसर ने अपने प्रोलॉग के अंदर जो उसने वर्डिंग इस्तेमाल की थी, जिसको उसने कहा था कि इंग्लिश ऑफ लंदन या इंग्लिश ऑफ इंग्लैंड जिसको कहा था उसने, लेकिन वो इंग्लिश भी आज की हमारी मॉडर्न इंग्लिश से बहुत दूर है। यानी उसकी वर्डिंग भी देखकर आप ये नहीं कह सकते कि ये इंग्लिश है। तो देखिए, मुलायदा कीजिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। देखिए जी, ये हमारी अगली स्लाइड है। फोर्थ पैरा पेज नंबर 132, फिफ्थ पैरा पेज नंबर 132, यानी लेफ्ट और राइट पर हमने फोर्थ और फिफ्थ पैरास को लिखा है, सही ना। और उसकी वजह हमने क्यों लिखी है ऐसी, हम बेसिकली कंपैरिजन करा रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश, ये हमने लेफ्ट एक साइड पे लिखी है और मॉडर्न इंग्लिश वर्जन हमने अलग तरफ लिखा है। और ऐसा हमने क्यों किया है, असल में जो एंग्लो सैक्सन ओल्ड इंग्लिश वाला वर्जन है ना, ये वो वर्जन है जो चौसर ने अपनी कैंटरबरी टेल्स के अंदर डिस्कस किया था, सही ना। और जिसको इसने इंग्लिश कहा था, तो हम आपको इसके दौर की इंग्लिश बताते हैं जो इसने कहा था इंग्लिश ऑफ लंदन, जो लंदन की इंग्लिश थी, सही ना, उसकी इंग्लिश बताते हैं हम आपको। और आप देख सकते हैं दूसरी तरफ, यहां पे देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं अ मॉडर्न इंग्लिश वर्जन, यानी कि इसने जो इंग्लिश यूज की थी वो आज की इस अंग्रेजी से, आज की हमारी मॉडर्न अंग्रेजी से बिल्कुल डिफरेंट है। तो देखें, हम इस तरह चलेंगे, पहले लेफ्ट की लाइन डिस्कस करेंगे, फिर उसका ट्रांसलेशन आज की इंग्लिश में बताएंगे आपको, सही है। तो देखिए, लेफ्ट पे लिखा हुआ है ये YE, और ये जो YE लिखा हुआ है, हमारे चौसर साहब कह रहे हैं ये इंग्लिश ऑफ लंदन थी। यानी उस दौर में 1400 सेंचुरी से 1400 ईयर्स से पहले जो लैंग्वेज बोली जा रही थी इंग्लैंड के अंदर, जिसको ये लोग जबरदस्ती ओल्ड इंग्लिश कहे जा रहे थे, बेसिकली ओल्ड इंग्लिश नहीं थी, ठीक है ना, ये एंग्लो सैक्सन ही थी। और इंग्लैंड में चौसर के दौर में ये इंग्लिश चल रही थी जिसको इसने कहा था इंग्लिश ऑफ इंग्लैंड, और हमने इसको कन्वर्ट किया है आज की मॉडर्न इंग्लिश के अंदर। तो हम इस तरह कंपैरिजन करेंगे, पहले आपको ये ओल्ड इंग्लिश पढ़ाएंगे, फिर ये न्यू इंग्लिश पढ़ाएंगे। यानी ये जो ओल्ड इंग्लिश है ये चौसर के दौर की है, जो चौसर ने अपने प्रोलॉग में डिस्कस किया था। देखें, यहां लिखा हुआ है YE ये। अब ये जो कि चौसर के वर्ड हैं, आज के दौर में इसको कहते हैं यू। अब यहां लिखा हुआ है गो ऑन। अब ये गोन तो कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं, आप बता दें, आज तक कोई इंग्लिश पढ़ा आपने, ये GOON गून करके कोई वर्ड पढ़ा हो आपने इंग्लिश का? तो असल में ये वही एंग्लो सैक्सन है। बिला वजह इसको इसने क्या कहा चौसर ने कि ये इंग्लिश ऑफ लंदन है, क्योंकि जाहिर सी बात है एंग्लो सैक्सन रहे नहीं थे। एंग्लो सैक्सन में ऐड हो चुका था किसका, डेनमार्क वालों का, यानी विकिंग्स ऐड हो चुके थे। फिर उनमें मजीद मॉडिफिकेशन फ्रेंच लोग कर चुके थे, नॉर्मैंडी वाले कर चुके थे। तो फिर अंग्रेजों ने सोचा कि चलो जब इतनी अमिटमेंट हो गई है तो हम इसको एंग्लो सैक्सन के बजाय अपनी ओल्ड इंग्लिश का नाम दे देते हैं, क्या जा रहा है अभी, सही ना। और चौसर साहब ने इस मशहूरी में बड़ा अहम किरदार अदा किया। तो चौसर साहब जो ये वर्डिंग लिख रहे हैं, ये कह रहे हैं इंग्लिश है, लेकिन आज के दौर से आप कंपेयर कर लें इसको, इंग्लिश है कि नहीं है। तो लिखा हुआ है ये गो ऑन टू कैंटरबरी। अब गो ऑन का मतलब क्या है, गोइंग, यानी ये गो ऑन से मुराद क्या है, यू आर गोइंग टू कैंटरबरी। अच्छा देखें, जो पुरानी अंग्रेजी थी उसमें कॉन्टरबरी करके लिखा हुआ है, CAUNTER लिखा हुआ है, लेकिन आज की मॉडर्न इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग भी डिफरेंट है, वो क्या है, CANTER, यानी यू है ही नहीं हमारे कैंटरबरी के अंदर। तो आप देख सकते लिखा हुआ है ये गो ऑन टू कैंटरबरी, इसका मतलब है यू आर गोइंग टू कैंटरबरी। फिर देखें, कॉमास के बाद हमने लिखा हुआ है गॉड यो स्पीड। अब देखें, गॉड तो अल्लाह को कहा जा रहा है ऑफ कोर्स, सही ना। अब ये यो YOW, ये कौन सा वर्ड है जिसको चौसर साहब कह रहे थे कि ये इंग्लिश है, हालांकि ये इंग्लिश नहीं है, ये प्योर जर्मन वर्ड्स हैं। ये जर्मन लैंग्वेज थी। इसके अंदर जो थोड़ी बहुत आपको ये इंग्लिश की लुक नजर आ रहा है ना, ये सिर्फ इस वजह से था कि इसमें फ्रेंच लोग आकर आबाद हो गए थे और डेनमार्क वाले आकर आबाद हो गए थे, तो इन्होंने जो उसको मॉडिफाई करा, तो ना इन्होंने उसको जर्मन छोड़ा, ना उसको इन्होंने फ्रेंच छोड़ा, ना उसको डेनमार्क का छोड़ा, बल्कि एक ऐसा लुक दिया था जो हमारे चौसर साहब कह रहे हैं कि ये कौन सी है, ये इंग्लिश ऑफ इंग्लैंड है, ठीक है जी। तो क्या लिखते हैं देखिए आगे, फर्स्ट ही कॉलम में हम कि गॉड यो स्पेड। अब गॉड का मतलब तो गॉड ही है, लेकिन यो स्पेड से मुराद ये दुआया जुमला है। गॉड यो स्पेड का मतलब मैं गॉड एड यू, कि अल्लाह तुम्हारी मदद करे। यानी अब अंदाजा कर लें, ये चौसर साहब की इंग्लिश है, जिसको भी इंग्लिश कह रहे हैं, हालांकि मैं नहीं कह रहा इसको, चौसर कह रहा है कि इंग्लिश है, लेकिन ये मॉडर्न इंग्लिश है। तो आप खुद ही कंपैरिजन कर लीजिए ना कि ये इंग्लिश नहीं है, ये बेसिकली क्या है, ये मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस है, इंग्लिश नहीं है ये। आगे देखें नेक्स्ट कॉलम में,
द ब्लिसफुल मार्टिर। अब ब्लिसफुल क्या है भाई? आज के दौर में हम कहते हैं इसको क्या? ब्लेस्ड। सही है। और देखें इसने लिखा हुआ है मार्टिर, MARTIR, स्पेलिंग भी चेंज थी। आज के दौर में मार्टिर की स्पेलिंग क्या है? MARTYR। यानी मार्टिर किसे कहते हैं? शहीद को कहते हैं। तो फिर क्या लिखा हुआ है? अब ये देखें वर्ड लिखा हुआ है QUYT। अब ये क्वीट का मतलब क्या है? सही है ना। और फिर YO, यो तो हमें पता है कि यो हनी सिंह वाला यो नहीं है ये। सही है ना। ये यो यही वाला है, यो ये YOW, जिसका मतलब दुआ के सेंस में लिया जाता है। सही ना। फिर उसके बाद लिखा हुआ है क्या? योर मेड। योर मेड से मुराद रिवार्ड यू। सही। यानी अगर इस लाइन को द ब्लिसफुल मार्टिर क्वेट योर मेड को अगर इसको हम कन्वर्ट करके पढ़े तो लिखा हुआ है एंड मे द ब्लेस मार्टिर रिवार्ड यू। यानी शहीदों की बात की जा रही है कि शहीद हो जाना भी क्या है? वो आपके लिए या किसी के लिए भी एक रिवॉर्ड की बात है, चाहे वो शहीद की फैमिली हो या शहीद खुद हो। फिर देखिए नेक्स्ट में देखिए लिखा हुआ है एंड वेल आई वुड। अब देखिए वेल की स्पेलिंग लिखी हुई WEL, हालांकि हमारी मॉडर्न अंग्रेजी में वेल की स्पेलिंग है WELL। यानी ये बिला वजह इन्होंने इसको जो है ना अंग्रेजी का नाम दिया। अगर ये इसको एंग्लो सैक्सन ही कह देते तो मसला वही ना, शान में कमी हो जाती। ठीक है ना। तो कहा जा रहा है एंड वेल आई वुड। अब WOOT ये कौन सी अंग्रेजी है भाई? तो फिर क्या लिखा हुआ है? देखिए हमने कॉमास करके लिखा हुआ है, ये यहां तक जो है ना एंड वेल आई वुड, इसको हमने यहां तक लिखा हुआ है एंड आई वेल नो दैट। यानी जो वुड का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, वेल का मतलब तो वेल के सेंस में इस्तेमाल हुआ है, आई का मतलब आई के सेंस में इस्तेमाल हुआ है। ये जो लिखा हुआ है ना वुड, वुड का मतलब क्या है? इसका मतलब है नो दैट है कि एंड आई वेल नो दैट, और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। अब देखिए यहां क्या लिखा हुआ है? एज ये गून बाय द वी। अब ये कौन सी इंग्लिश है आप मुझे बताएं? ये गून बाय द वी करके लिखा हुआ है। तो असल में ये सेंस क्या बता रहे हैं? एज यू ट्रेवल अलोंग द रोड। यानी एज तो एज से कंपेयर हो रहा है, ये का मतलब यू के सेंस में कहा जा रहा है, गॉन का मतलब वही जाने के सेंस में कहा जा रहा है, ट्रेवल के सेंस में। गॉन बाय द वी आज के दौर में हम वे कहते हैं ना, WAY, वे का मतलब रास्ता, ये कहते थे वी। सही है। तो इन्होंने यहां पे क्या लिखा हुआ है? ट्रेवल अलोंग द रोड, यानी वही रास्ते को इन्होंने वी कहा था, इन्होंने यहां पे डिफरेंशिएट करके लिख दिया अलोंग द रोड। ऐसे लिखा हुआ है ये शेफन यो टू टैलन एंड टू प्ली। अब आप मुझे बताएं ये का मतलब है शेपन है, हमने तो शेप सुना है, शेपन क्या होता है? अब YOW, फिर टू टैलेंट TALEN, टैलेंट क्या भाई? एंड टू द प्ली। अब प्ली क्या? अब देखें इसको यहां पे हम ट्रांसलेट करते हैं, ये रहा, ये से मुराद यू, शेपन यो टू टैलेंट। टैलेंट इन्होंने कहा है टेल को। सही है। टू तो वैसे ही अपनी जगह पे सही है। फिर लिखा हुआ है क्या? स्टोरीज। ये शेपन यो टू टैलेंट एंड टू द प्लेयर एंड, अच्छा यहां पे प्लेयर से मुराद PLEY। प्ली का मतलब क्या है? अम्यूज योर सेल्फ, यानी खुश करने के लिए। अम्यूज योर सेल्फ, अपने आप को खुश करने के लिए। तो कह रहे हैं यू प्लान टू टेल स्टोरीज, यानी यू शेपन, शेप का मतलब आपने प्लान किया है। यहां पे शेप से, शेपन से मुराद क्या है? प्लान करना। तो कह रहे हैं ये शेपन यो टू टेल टैलेंट एंड टू प्ली। कहते हैं यू प्लान टू टेल स्टोरीज एंड अम्यूज योर सेल्फ, कि तुम लोगों ने फैसला किया, क्योंकि आपको बताया था मैंने कैंटरबरी की कहानी है बेसिकली, उसमें यही था, सफरनामा था, सफर पे जा रहे थे ये लोग और एक दूसरे को कहानियां सुना रहे थे एक दूसरे को खुश करने के लिए। फिर देखिए नेक्स्ट में लिखा हुआ है फॉर अ ट्रूली। अब ये क्या है? ये ट्रूली को इन्होंने ट्रूली लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ है कन्फ्रंट ने मिर्थ इज नून। सही है। अब क्या मतलब है इसका? कन्फ्रंट से आगे का मतलब क्या लिख रहे हैं? देयर इज नो प्लेजर और मेरीमेंट, यानी कह रहे हैं देयर इज नो प्लेजर और मेरीमेंट। यानी कि यहां पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना कन्फ्रंट, ने का मतलब तो नो हो गया। सही है ना। इसका मतलब इजी है। सही। तो कन्फ्रंट ने मिर्थ, मिर्थ से मुराद देयर का सेंस लिया शायद इन्होंने, और मिर्थ से मुराद जो है वो प्लेजर भी कहा जा सकता है। तो लॉजिकल बात क्या है कि कन्फ्रंट ने मिर्थ इज नून, यानी देयर इज नो प्लेजर और मैरिमेंट, कि कोई सच कहें तो हमें जरा भी खुशी नहीं हो रही। यानी कैंटरबरी टेल्स थी, इसमें सब जा रहे थे। यकीनन जब देखें ना, अब सिंपल सी बात है, हम हज करने जाते हैं तो हम कितना खुश होते हैं, दिल में कितना इत्मीनान होता है कि हज करने जा रहे हैं। तो ये लोग भी कैंटरबरी जा रहे थे, एक तरह से ये लोग भी अपना एक रिलीजियस फरीजा अदा करने जा रहे थे, लेकिन सब लोग लिखते हैं क्या? हम खुश नहीं थे। ना खुश होने की वजह क्या है?
बहुत सारे लोग इसमें ऐसे थे जो करप्ट थे। करप्ट से मुराद, जैसे आप देखें ना, अगर हम भी हज करने जा रहे हैं और पैसा हमारा हराम का है, तो जाहिर सी बात है आपके दिल में वो खुशी नहीं होगी, सही ना, या आपको वो मजा नहीं आएगा क्योंकि आपने उसमें हराम पैसा इन्वॉल्व किया हुआ है। तो ऐसे ये लोग भी जा रहे थे जिसमें बहुत सारे लोग करप्ट थे, तो वो यही लिख रहे हैं कि देयर इज नो प्लेजर और मैरिमेंट, कि हमें जरा भी मजा नहीं आ रहा था। फिर लिखा हुआ टू राइड बाय द वी डोम्ब एज अ स्टून। अब देखें, राइड का मतलब तो राइडिंग है, सही है ना, बाय द वी का मतलब वही अलोंग द रोड, रोड की बात हो रही है। अब लिखा हुआ DOUMB डोम्ब, यानी आसान लफ्जों में वो कहना चाह रहे हैं डम्ब। जैसे ब्लाइंड होता है, डेफ होता है, डम्ब होता है, यानी ब्लाइंड का मतलब अंधा, डेफ का मतलब बहरा और डम्ब का मतलब गूंगा। तो कह रहे डम्ब एज अ स्टोन, तो कह रहे डम्ब एज एनी स्टोन, यानी वो ऐसे सफर कर रहे थे जैसे बिल्कुल गूंगे बहरों की तरह खामोशी से बैठ के जा रहे थे वो लोग। तो कैंटरबरी टेल्स लिखने का मतलब ही क्या था, तो चौसर ने सोचा कि चलो इनसे कुछ बातचीत स्टार्ट करते हैं, सही ना। तो ये बेसिकली उसका पूरा सफरनामा चल रहा है इसका, और यहां इसकी आज के दौर की इंग्लिश में ट्रांसलेशन चल रही है। सिर्फ ये बताने का मकसद क्या है कि ये चौसर की लाइन्स हैं, सही ना, जो उसने कैंटरबरी में इस्तेमाल की थी, लेकिन चौसर इसको कह रहा था कि ये इंग्लिश ऑफ इंग्लैंड है। लेकिन हम आपको ये बताना चाह रहे हैं ये इंग्लिश ऑफ इंग्लैंड नहीं है, बल्कि ये एंग्लो सैक्सन ही थी, ये फ्रेंच थी, सही है ना, ये डेनमार्क की थी, ये मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस था, ये इंग्लिश नहीं था। फिर आगे क्या लिखते हैं एंड देयर फोर वोल आई मेकन यो डिथ पोर्ट, यानी कहता है एंड देयर फोर, चलो देयर फोर तो सेम आ गया भाई। वोल आई का मतलब आई विल। फिर लिखा हुआ है मेकन, मेकन का मतलब सी, सही है, मेकन का मतलब सी दैट, और यो से मुराद यू, और डिस्पोर्ट का मतलब यू आर इंटरटेन्ड, यानी वो कहता है कि अब चूंकि तुम लोग इतने खामोश बैठे हो, डम की तरह बैठे हुए, तो मैं तुम लोगों को क्या करता हूं, इंटरटेन करता हूं। और फिर लिखता है क्या, एज आई साइड या सीड, अभी देखिए लिखा हुआ ना, सीड, इर्स्ट एंड डून, जो, सम, कॉन्फर्ट। अब सवाल ये है कि भाई ये जो अल्फाज बोले जा रहे हैं इसके अंदर ये क्या है। एज आई सेड इरिट्स का मतलब क्या है, एज आई फर्स्ट सेड, यानी कि सेड का मतलब तो से है, कहना, और ये जो इरिस्ट है, इरिस्ट का मतलब है फर्स्ट, यानी अगर आप देखें स्पेलिंग तमीज से लिख देते तो इरिस्ट के बजाय ये फर्स्ट लिख देते तो क्या चला जाता। लेकिन बताने का मकसद ही वही है, ये लुक जो दिखाया जा रहा है ये था ही नहीं, ये तो था ही जर्मन का। फिर लिखा हुआ एंड डून यू, डून का मतलब गिव यू, एंड डून यो मतलब गिव यू। सम, देखो अब ये स्पेलिंग क्या लिखते हैं सम की, SOM, ये लिखा हुआ सम, और हमारी स्पेलिंग क्या चल रही है आजकल, SOME। और कंफर्ट से मुराद क्या है, यानी कि प्लेजर, खुशी को कहा जा रहा है। तो अब अंदाजा कर ले, देखें ये चौसर की इंग्लिश थी जिसको वो इंग्लिश ऑफ इंग्लैंड कहा जाता था, बिला वजह इन्होंने इसको प्रोवोक किया, सही ना, और आज के दौर में मॉडर्नाइजेशन में इसको इस तरह से क्लासिफाइड कर दिया, स्टैंडर्ड इंग्लिश का नाम दे दिया गया, और कहा भाई अब कोई भी आ जाए दुनिया के अंदर वो कुछ भी कहता रहे, स्टैंडर्ड अंग्रेजी का यही रहेगा, कोई इसे चेंज नहीं कर सकता। तो देखिए जी, चौसर का तो आप लोगों को मामला समझ में आ गया कि इसने किस तरह से प्रोवोक किया, एंग्लो सैक्सन को कन्वर्ट कराने में इसका बहुत बड़ा हाथ था, इसने इंग्लिश में कन्वर्ट करा दिया था उसको। बहरहाल अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो देखिए अब ये हमारा आ जाता है पेज नंबर 133, सेकंड पैरा, क्योंकि वो जो अभी हमने लास्ट पेज पढ़ाया वो काफी आगे तक था। तो पेज नंबर 133 सेकंड पैरा, इसमें क्या लिखा जा रहा है, इसमें हम आपको बताने लगे हैं कि जो चौसर साहब और वो जो दूसरे साहब थे, नाम में शायद अभी दिमाग में नहीं आ रहा, गोवर साहब, ठीक है ना, वो जो कह रहे थे ना कि ये जो एंग्लो सैक्सन है ये बेसिकली ओल्ड इंग्लिश है और ये बेसिकली कंपाउंड इंग्लिश है, और अब इसको इंग्लैंड में लाया जा रहा है, तो अब ये इंग्लिश ऑफ इंग्लैंड है। तो आज हम आपको बताने लगे कि इंग्लैंड वालों ने कभी इंग्लिश को अप्रिशिएट नहीं किया, कभी वो अंग्रेजी पे नहीं चले, क्योंकि इंग्लैंड में रहने वालों की अपनी कई जबानें थी। तो वो हम आपको इस पैराग्राफ में बताते हैं, और ये हमारे आज के लेक्चर का आखिरी पैरा होगा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह मजीद जो इसके पैराज होंगे वो हम आपको अगले लेक्चर में फॉरवर्ड करेंगे, सही जी। तो फिलहाल ये पैरा क्या कह रहा है, अब देखिए इसमें हम आपको क्लियर करेंगे कि इंग्लैंड वालों ने कभी भी अंग्रेजी को बोलने की कोशिश नहीं की, ना उन्होंने इसको अपनी जबान बनाना चाहा, ना उन्होंने एंग्लो सैक्सन को फॉलो करना चाहा, क्योंकि ऑलरेडी इंग्लैंड में कई तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती थी, वो हम आपको इस पैरा में बताते। तो देखिए, द एंग्लो सैक्सन आफ्टर कॉन्करिंग इंग्लैंड
नेवर सक्सीडेड इन पेनिट्रेटिंग टू दीज रिमोट पार्ट्स ऑफ ब्रिटेन। ये देखें, ये दो लाइनें गौर से देख लीजिए। कह रहे हैं एंग्लो सैक्सन जो लैंग्वेज थी, जो जिसे हम जर्मन लैंग्वेज कहते हैं, सही ना, जिसको इन्होंने अंग्रेजों ने कह दिया था ओल्ड इंग्लिश। कह रहे हैं आफ्टर कंकरिंग इंग्लैंड, जब एंग्लो सैक्सन को बिला वजह घुसाया गया इंग्लैंड में, यानी बिला वजह इसको इंग्लैंड में लेके आया गया और इसको कोशिश की गई कि इंग्लिश ऑफ इंग्लैंड बनाने की, तो कह रहे हैं नेवर सक्सीडेड इन पेनिट्रेटिंग। इस जबान को, इस एंग्लो सैक्सन जबान को, जिसको ओल्ड इंग्लिश का नाम देने की कोशिश की जा रही थी, कह रहे हैं नेवर सक्सीडेड इन पेनिट्रेटिंग। कभी भी अंग्रेजी जबान ब्रिटेन के अंदर पेनिट्रेट होने में कामयाब नहीं हो सकी। पेनिट्रेट का मतलब होता है दाखिल होना, यानी इस जबान को बिला वजह घुसाया तो गया इंग्लैंड के अंदर, लेकिन इंग्लैंड वालों ने इसको रिजेक्ट किया। लिखा हुआ नेवर सक्सीडेड इन पेनिट्रेटिंग टू दोज रिमोट पार्ट्स ऑफ ब्रिटेन। यानी उस दौर में भी बर्तानिया में, ब्रिटेन के अंदर जितने भी रिमोट विलेजेस थे, जो दूर दराज के गांव देहात थे, उनकी अपनी जबानें थी। ना वो एंग्लो सैक्सन बोलते थे, ना उन्होंने कोई मिडिल इंग्लिश बोली, ना उन्होंने कोई स्टैंडर्ड इंग्लिश बोली, ना उन्होंने कोई दूसरी इंग्लिश बोली, ना उन्होंने इंग्लिश ऑफ इंग्लैंड बोली, बल्कि कहा जा रहा है कि उनकी अपनी जबानें थी। देखिए लिखा हुआ भी, सो दैट द इंग्लिश लैंग्वेज वाज नेवर इम्प्लांटेड देयर। तो पता ये चला कि जब बर्तानिया वालों ने उस एंग्लो सैक्सन या ओल्ड इंग्लिश या मिडिल इंग्लिश को एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो कह रहे हैं सो दैट द इंग्लिश लैंग्वेज वाज नेवर इम्प्लांटेड देयर। तो इसका मतलब यह हुआ कि अंग्रेजी को जरा भी पजीराई नहीं मिली इंग्लैंड के अंदर, और नेवर इम्प्लांटेड देयर, और ना ही कह लें कि इंग्लिश को वहां पर लगाया गया या चलाया गया, ना लोगों ने उस पर इंप्लीमेंट किया, ना लोगों ने उसको आजमाया, ना लोगों ने उसको बोलने की कोशिश की। यानी बिला वजह वो लैंग्वेज उनके ऊपर थोपी गई, लेकिन उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। द इनहेबिटेंट्स, इनहेबिटेंट्स किसे कहते हैं? इनहेबिटेंट्स का मतलब होता है इंग्लैंड में रहने वाले। सिर्फ इंग्लैंड में रहने वाले नहीं, कहीं भी रहने वाले लोगों को कहते हैं इनहेबिटेंट्स। जो कहीं के भी रहने, जैसे हम पाकिस्तान में रहने वाले हैं तो हम पाकिस्तान के इनहेबिटेंट्स हैं, कोई अमेरिका में रहने वाला है तो वो अमेरिका का इनहेबिटेंट्स है। तो इनहेबिटेंट्स का मतलब क्या होता है? रहने वाले, जो शहरी होते हैं। द इनहेबिटेंट्स नोन एज केल्ट्स, CELTS। अब आप गौर कर लें, अब हम आपको बता रहे हैं बर्तानिया में रहने वाले लोगों की पर्सनैलिटी बता रहे हैं, उनकी कास्ट बता रहे हैं, उनकी कह लें जैसे हमारे यहाँ कास्ट होती है, ऐसे उनके यहाँ क्या कास्ट थी? कह रहे हैं द इनहेबिटेंट्स नोन एज केल्ट्स, CELTES। यानी कुछ लोग, कुछ खानदान, कुछ फैमिलीज, कुछ कबीले, कुछ से मुराद बहुत सारे कबीले जो वहां रहने वाले थे, वो अपने आप को क्या कहलाते थे? वो कहते थे हम लोग कौन है? केल्ट्स है। Who were independent of the English। और देखें ये जो केल्ट्स लोग थे, कह रहे who were independent, इन्होंने कभी भी डिपेंड नहीं करा इंग्लिश के ऊपर, यानी इंग्लिश से हमेशा लाताल्लुक रहे। ये हमेशा इंग्लिश इनके लिए एक इंडिपेंडेंट लैंग्वेज रही, कभी भी इन्होंने इंग्लिश पे डिपेंड नहीं किया, क्योंकि वो खुद क्या कहलाते थे? वो केल्ट्स कहलाते थे। और कहा जा रहा है कि इन्होंने कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज पे डिपेंड नहीं किया। फॉर मैनी ईयर्स केप्ट देयर ओन लैंग्वेज। और कहा जाता है केल्ट्स लोगों ने सदियों तक, सही है ना, सालों तक अपनी ही जबान को चला के रखा। और उनकी केल्ट्स लोगों की जबान कौन सी थी? केल्टिक लैंग्वेज। देखिए आगे लिखा हुआ भी है CELTIC, केल्टिक लैंग्वेज थी। यानी आप गौर कर लें कि बावजूद इसके कि बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी कि बर्तानिया की, इंग्लैंड की, ब्रिटेन की जबान को इंग्लिश बनाया जाए। ये चुरा चुरा के लेके आए थे एंग्लो सैक्सन और डेनमार्क और फ्रेंच से, जो मिक्सचर चुरा के लेके आए थे, इनकी पूरी कोशिश थी कि हम इसको क्या कर दें, हम इसे इंग्लैंड की जबान बना दें। लेकिन इंग्लैंड के जो रहने वाले थे उन्होंने इसको टोटली रिजेक्ट किया, और ये कामयाब नहीं हो सकी जबान वहां पर पेनिट्रेट होने में। यहां तक कि उनके जो रिमोट विलेजेस थे, जो दूर दराज के गांव देहात थे, उन्होंने कभी भी इसको इंप्लीमेंट होने नहीं दिया जबान को। जो वहां रहने वाले काइल्टिक कबीला था या लोग थे, कह रहे हैं हु वर इंडिपेंडेंट ऑफ द इंग्लिश फॉर मैनी ईयर्स केप्ट देयर ओन लैंग्वेज। उन्होंने कितने सालों तक, सदियों तक इस अंग्रेजी का एक लफ्ज भी नहीं बोला, और उन्होंने अपनी जबान को अहमियत दी, और वो काइल्टिक लैंग्वेज बोला करते थे। और कह रहे हैं केल्टिक जो लोग थे, कह रहे हैं वेरियस डायलेक्ट्स ऑफ विच आर स्टिल स्पोकन टुडे इन दीज पार्ट्स ऑफ द ब्रिटेन। कह रहे हैं केल्टिक लोग जो थे उनकी जबान थी केल्टिक, और उस केल्टिक के अंदर भी वेरियस डायलेक्ट्स थे, यानी कई तरह की तर्ज की केल्टिक्स थी।
और कह रहे ऑफ विच आर स्टिल स्पोकन टुडे, आज भी अगर आप बर्तानिया चले जाएं तो कह रहे हैं इन दीज पार्ट्स ऑफ ब्रिटेन, आज भी बर्तानिया के बहुत सारे शहरों में, देहातों के अंदर कैल्टिक बोलने वाले लोग रहते हैं जो कैल्टिक लैंग्वेज बोलते हैं, आज तक वहां पर इंग्लिश नहीं बोली जाती। फिर कहा जा रहा है एंड इन आयरलैंड, अगर आप आयरलैंड भी चले जाएं तो वहां पर भी जो है ना कैल्टिक लैंग्वेज बोली जाती है, आज तक उन्होंने इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं किया। फिर लिखा हुआ है वेल्श इज स्पोकन इन वेलिस, आपने नाम सुना होगा एक जगह का, वेलिस मुल्क है या शायद सिटी है, वेलिस जो है वहां पर वेल्श बोली जाती है, इंग्लिश नहीं बोली जाती। फिर एक और लिखते हैं गायलिक इन स्कॉटलैंड, अगर आप स्कॉटलैंड चले जाएं तो वहां पे गायलिक लैंग्वेज बोली जाती है, इंग्लिश नहीं बोली जाती। एंड इट्स इन आयरलैंड, और अगर आप आयरलैंड चले जाएं तो वहां पे इट्स लैंग्वेज बोली जाती है, इंग्लिश नहीं बोली जाती। ना पुरानी इंग्लिश, ना मिडिल इंग्लिश, ना नई इंग्लिश, कोई लैंग्वेज नहीं बोलते। अ फोर्थ कैल्टिक डायलेक्ट कॉर्निश, कह रहे हैं कि ये जो कैल्टिक लोग थे, कैल्टिक का एक और डायलेक्ट भी था जिसको कॉर्निश कहा जाता था, यानी कैल्टिक लैंग्वेज की एक और किस्म भी थी जिसको कॉर्निश लैंग्वेज कहा जाता था। तो कह रहे सिर्फ वाहिद ये एक डायलेक्ट है बर्तानिया का, कॉर्निश बिकेम एक्सटिंक्ट अबाउट 200 years ago। कह रहे हैं हाँ, अब अगर आप जाके देखें तो कॉर्निश बोलने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि आज से 200 साल पहले ये जो कॉर्निश लैंग्वेज थी ये इंग्लैंड से क्या हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर यहीं पर हम एंड करते हैं, सही है। इंशाल्लाह इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह मजीद बहुत इंटरेस्टिंग बातें आपको बताएंगे। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं आया तब भी लाइक कीजिए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। तो ये लेक्चर आप लोगों को इंशाल्लाह मिल जाएगा, एक लेक्चर आपको आज यानी कि वेडनेसडे यानी बुध को मिलेगा और एक आपको मिलेगा जुमेरात को यानी थर्सडे को। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।